हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन 2 विलियन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अणुसंख्यक गुणधर्म अर्थात कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी अणुसंख्यक गुणधर्म कहते किसे हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, विलयन के वे गुणधर्म जो उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये गुणधर्म विलय कणों की प्रकृति और उनके रासायनिक संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, अगर इसे और इजी लैंग्वेज में आप लिखें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, चूँकि मैं यहाँ लिख नहीं पाया इसलिए मैं बोल के बता रहा हूँ कि विलयन के वे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उसकी प्रकृति पर, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो नेचर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। ये इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म में कहीं आप ऐसा नहीं लिख दें कि विलय के अणुओं की संख्या पर, क्योंकि कण और अणु में फर्क है। कण अणु भी हो सकते हैं और कण आयन भी हो सकते हैं, है ना। एक ही अणु अगर जल में मिलाने पर एक से अधिक आयनों में वियोजित हो जाता है तो कणों की संख्या बढ़ जाएगी। दो अणु मिलकर के अगर एक अणु बनाते हैं, संयोजन करते हैं, तो कणों की संख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको कणों की संख्या से मतलब है, न कि अणु, केवल अणु की संख्या से। तो कण अणु भी हो सकते हैं और कण आयन भी हो सकते हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। केवल परिभाषा का नाम जो है अणुसंख्यक गुणधर्म, उससे कंफ्यूज ना हो और भी ध्यान रखें आप, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए कण संख्यक गुणधर्म, न कि अणुसंख्यक गुणधर्म। खैर, आगे चलते हैं अपन। तो ये जो गुणधर्म हैं ये कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये आपको विशेष बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब आगे जा कर के हम देखेंगे कि दो प्रकार की कंडीशंस हमारे सामने आती है अक्सर। एक तो ये आती है कि किसी अणु को हमने, किसी विलय पदार्थ को हमने विलायक में घोला तो या तो वो संयोजन हो जाता है उसका, या वियोजन हो जाता है उसका, या न संयोजन होता है न वियोजन होता है। ठीक है, अगर वियोजन होगा यानी डिसोसिएशन होगा, है ना, आयोनाइजेशन होगा या डिसोसिएशन होगा, तो एक अणु जैसे NaCl है, NaCl को हमने तोड़ करके Na+ और Cl- बनाए, तो एक NaCl का अणु, पहले कण कितना था, अणु एक ही था NaCl, अंदर अपन ने विलायक में जैसे ही घोला तो कितने कण बन गए, 2 कण बन गए, यानी बढ़ गए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाएगी, समझ गए आप। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म बदल जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम सोडियम मतलब बेंजोइक एसिड का बेंजीन में विलयन ले तो बेंजोइक एसिड के 2 अणु मिलकर के एक अणु बना देते हैं, द्विलक जिसको कहते हैं हम, डाइमर बनाते हैं। यानी 2 अणु थे पहले, उन्होंने मिलकर के क्या बनाया, एक, है ना। तो कणों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्यक गुणधर्म बदल जाएंगे, क्योंकि कणों की संख्या बदल गई। कणों की संख्या कम हो गई तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी कम हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो मैं आपको जो कहना चाहता था वो ये है कि अणुसंख्यक गुणधर्म केवल और केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, बाकी किसी पर नहीं। ये इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, एक बात और कि इस लेसन के अंदर हम जो भी ले रहे हैं विलयन, उसका अर्थ है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, है ना। वाष्पशील विलय युक्त की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनरली उसके बारे में तो राउल्ट का नियम भी स्पष्ट था। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, जनरली हम जो बात करते हैं कि विलयन क्या, तो विलयन है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन की हम बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उसी के लिए वाष्प दाब में कमी आती है। वाष्पशील विलय युक्त विलयन में वाष्प दाब में कमी नहीं आती, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में आती है। इसलिए हम जब केवल विलयन बोलेंगे तब भी आपको यही समझना है कि उसमें जो विलय पदार्थ मिलाया गया है वह अवाष्पशील ठोस है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये ध्यान रखें, आपेक्षिक अवनमन।
नॉट लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है ये। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। वाष्पदाब में अवनमन नहीं है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। वाष्पदाब में अवनमन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन एक संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। वो हम विस्तार से जब हम इसको देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है ये। क्वथनांक का मतलब आप समझ गए, जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड उबलता है, अगर साधारण लैंग्वेज में कहूँ मैं। बाकी हम जो इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से, लेकिन मैं आपको सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ कि जब कोई द्रव जिस टेम्परेचर पर उबलता है और उस टेम्परेचर के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो सारे सरफेस पर जितने भी हैं पार्टिकल्स, जो भी अणु हैं, वो उस सतह से बाहर निकल जाते हैं। ठीक। तीसरा है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन का मतलब होता है, हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, हिमकृत हो जाता है, जम जाता है, जैसे हम फ्रिज के अंदर किसी को रखें, जिस टेम्परेचर पर वो जमेगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा, वो उसको कहलाएगा हिमांक। अवनमन का मतलब होता है कमी, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट है हमारा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये थोड़ा स्पेशल है ना। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, हम देखेंगे परासरण दाब क्या होता है। सबसे पहले परासरण क्या होता है और फिर बाद में देखेंगे हम परासरण दाब क्या होता है। तो ये कुछ चारों प्रॉपर्टीज़ हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आपके कोर्स में है। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यदि NaCl और कॉपर सल्फेट के जलीय विलयनों में प्रत्येक के एक एक मोल घुले हो तो इनके चारों उक्त अणुसंख्यक गुणधर्म समान होंगे। कौन कौन से? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ये चारों गुण जो है इन दोनों के बराबर होंगे, है ना। अब क्यों होंगे? क्योंकि NaCl को अगर अपन बोलेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, यानी कितने मिले हमको? 2 कण मिले एक अणु से। कॉपर सल्फेट में भी कितने मिले? Cu प्लस 2 और SO4 माइनस 2। तो कॉपर और सल्फेट यहाँ पर भी 2 मिले, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात ये है कि इसके अंदर और इसके अंदर, दोनों के अंदर कणों की संख्या समान है, और कणों की संख्या समान है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी समान होंगी। ठीक। चलो, अब आप कहेंगे कि फायदा क्या भैया, ये अणुसंख्यक गुणधर्म जो हम निकाल रहे हैं इनका फायदा क्या है? फायदा ये है कि अणुसंख्यक गुणधर्मों का प्रायोगिक निर्धारण करके विलय के कणों की संख्या ज्ञात की जाती है और कणों की संख्या से आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा ये निकाला जा सकता है कि इसके क्वथनांक में कितनी वृद्धि होगी, है ना। या हमको क्वथनांक में वृद्धि दे रखी है तो हम ये निकाल सकते हैं कि विलय पदार्थ का मोलर मास कितना है, मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार कितना है, यानी हम ये भी निकाल सकते हैं कि विलय पदार्थ कौन सा है, अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहुत से इसके बेनिफिट्स हैं, हमको हम आगे देखेंगे। जब तक हम इसको प्रैक्टिकली फॉर्मूले के रूप में नहीं देखें हम पता नहीं लगा सकते। तो सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। देखते हैं वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, हमने इस लेसन में पहले ही पढ़ा है कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर जो विलयन बनता है उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है ना। किसी शुद्ध विलायक में, इसमें शुद्ध विलायक है और इसमें विलयन है जिसमें अवाष्पशील विलय मिला हुआ है, तो यहाँ पर सतह के जो कण है उसमें क्या होगा? अवाष्पशील विलय के कण भी होंगे जो कि वाष्प में बदल नहीं सकते। इसलिए क्या होगा? इसका वाष्पदाब ज़्यादा होगा और इसका वाष्पदाब कम होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब हो P0 और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्पदाब हो PS, तो वाष्पदाब में कमी कितनी आएगी? देखो PS क्या होगा? कम होगा। P0 क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो कमी कितनी आएगी? कमी को बोलते हैं शुद्ध हिंदी में अवनमन। P0 माइनस PS, ये है डिप्रेशन इन या लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब अगर इस कमी की हम वापस जो पहले हमारा शुद्ध विलायक का वाष्पदाब था उससे तुलना करें तो उसको बोलते हैं हम आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होगा P0 माइनस PS अपॉन P0।
इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है इसको। अब राउल्ट के नियम से हम जानते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। और पूरे लेसन में हमने विलेय को B माना है, विलायक को A माना है। अब मोल भिन्न को XB से दर्शाया मैंने, B की मोल भिन्न को, तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू XB है ना। अब अगर इसको मैं खोल करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा, NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक, अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अच्छा ये राउल्ट के नियम से जो आपने कैसे निकाला था वो भी आपको पता होना चाहिए। राउल्ट के नियम से हमने जो निकाला था वो कैसे निकाला था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ से आया है ना, क्योंकि 1 माइनस एक्स से आया ये। हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो हमने राउल्ट के नियम से ही ये सीधा निकाला था। अगर आपको ध्यान हो तो आप वापस राउल्ट का नियम देखिए, आपको यहाँ पर ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसको खोल करके लिखूँ मैं तो NB अपॉन Na प्लस NB, B के मोलों की संख्या अपन कुल मोलों की संख्या हो जाएगा B की मोल भिन्न। अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के कणों की सांद्रण पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर नहीं। यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। आप देखिए यहाँ पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है केवल कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, अब अगर बहुत तनु विलयन ले लें तो तनु विलयन के अंदर विलेय की संख्या, विलेय के कणों की संख्या बहुत कम होगी, विलेय की मात्रा कम होगी, विलेय की मात्रा ज़्यादा होगी। विलेय कौन है, तो NB बहुत कम होगा किससे, Na से। तो Na प्लस NB को मैं Na लिख सकता हूँ, क्योंकि NB तो क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, बहुत कम है उसकी संख्या। तो उक्त समीकरण को मैं कैसे लिख सकता हूँ, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू NB अपॉन Na। यहाँ पर Na प्लस NB की जगह मैंने Na लिख दिया, Na प्लस NB की जगह मैंने नियरली इक्वल टू Na, A के मोलों की संख्या के बराबर होगा, क्योंकि B के मोलों की संख्या इतनी कम है कि वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने Na प्लस NB को Na लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो क्या हो जाएगा, NB को लिखूँ WB अपॉन MB और इसको लिखूँ WA अपॉन MA। तो ये सूत्र बन गया इस प्रकार से, WB है विलेय की ग्राम्य मात्रा, MB है विलेय का मोलर द्रव्यमान, WA है विलायक की ग्राम्य मात्रा और MA है विलायक का मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार। यह है समीकरण 3। समीकरण 3 की सहायता से विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। क्यों, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन प्रयोगों से ज्ञात होगा। ठीक, विलेय की मात्रा हमको पता है, हमने कितना मिलाया। ठीक, विलायक के बारे में हमको जानकारी है, विलायक की मात्रा भी पता है और विलायक का मोलर मास भी पता है, तो MB हम इजीली निकाल सकते हैं। बस, तो यही इसकी विशेषता है कि हम इजीली विलेय का मोलर द्रव्यमान केवल सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर ये पता लग रहा है कि मोलों की संख्या हो या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हो, इसका मतलब क्या है, कणों की संख्या ही है ना, तो कणों की संख्या पर निर्भर कर रही है, इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो आशा है कि आपको आज ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है ये भी आपको पता चला होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं ये आपको पता लगा होगा, कितने प्रकार की होती है ना, और बेसिकली किस पर डिपेंड करती है, केवल कणों की संख्या पर डिपेंड करती है, न कि कणों की प्रकृति पर। और ये कण अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। इतना मैं आपको आज बताना चाहता था। आशा है कि आपको आज का वीडियो पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने ध्यान से इस को सुना होगा, सुनेंगे आप और अपने नोट्स तैयार करेंगे। धन्यवाद।